Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman, a scholar of clinical psychology from UMT. This is so far the 18th lecture of Psychology video series that is on obsessive compulsive disorder, usually known as OCD. ये OCD के नोट्स के लिंक आपको यकीनन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आइए चलते हैं OCD की तरफ. ओके सो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है. एकेडमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, जैसे कि मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ कि जब कभी भी आप किसी डिसऑर्डर को पढ़ते हैं ना, तो आप डिसऑर्डर का नाम सबसे पहले जब देखें ना ध्यान से, तो आपको काफ़ी सारे क्लूज़ और हिंट्स वहीं से मिल जाती हैं कि ये अब जो कहानी है किस तरफ जाने लगी है. अब आप इसको ये ऑलरेडी 3 सिलेबल्स में डिवाइड हुआ है. आप इन्हीं तीनों को बारी बारी अगर ज़रा देखें कि ऑब्सेसिव, कंपल्सिव एंड देन डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कहाँ से आया? ऑब्सेशन से आया. किसी भी चीज़ की, थॉट की, अर्ज की आपको क्या हो रही है? ऑब्सेशन हो रही है. ठीक है, और वो ऑब्सेशन आपको कंपल्शन की तरफ लीड कर रही है. कंपल्शन आपको पता है क्या होता है? जो कंपल्सिव कहाँ से निकला है? कंपल्शन से निकला है. ठीक है, कंपल्शन कहाँ से होती है? थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर आपके एक्शंस और इस तरह की चीज़ें जो आप करते हैं. और ये दोनों चीज़ें मिल के एक डिसऑर्डर बनाती हैं. डिसऑर्डर कब बनता है? आप हम इतना सीनियर हो गए हैं, हमने वो साइकोटिक से शुरू किया था, DSM के दरमियान में आ गए हम. तो क्या होता है जब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो एक बंदे की लाइफ में, जो उसकी लाइफ में डिसफंक्शनिंग क्रिएट कर रहा हो, तब जाके वो हम उसको क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर कहते हैं. तो आपको ऑब्सेशंस आ रही हैं जिसकी वजह से आप कंपल्शन कर रहे हैं, और उन दोनों को मिला के उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्लिनिकली मार्क्ड जो आपका डिस्ट्रेस है या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में फंक्शनिंग में डिस्टर्ब कर रही है, तो ये क्या होता है? OCD. ये एक इसका बड़ा जनरल सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, एक बेस रखी है ताकि आपको समझ आ जाए हम आगे करने क्या जा रहे हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी कि एक पेशेंट की लाइफ में क्या होगा, उसको रिकरेंट थॉट्स आएंगी. बार बार किसी चीज़ की थॉट आएगी, किसी चीज़ की अर्ज होगी, जिसको हम कहते हैं कि वहम होना, बार बार सोचे आना, वसवसे आना. इसको वसवसे की बीमारी भी कहते हैं. ठीक है, जब वो आएंगी तो वो आने से क्या होगा, उनको शदीद मार्क्ड एंजाइटी होगी, फियर होगा. वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर इतना तंग कर देगी. तो फिर वो क्या करेंगे? अपनी उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, अपने उस फियर को ख़त्म करने के लिए, उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे जो कि कंपल्शन में आएगा. तो फिर वो कंपल्शन करेंगे, वो एक्शन करेंगे. एक्शन करने की वजह से अपनी वो एंजाइटी या वो फियर कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो कम नहीं होगा. तो वो फिर ये सारा का सारा प्रोसीजर रिपीट करते जाएंगे और फिर वो चलता ही रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी जो हम जब OCD का नाम सुनते हैं कि एक बंदा है, उसको थॉट्स आ रही हैं, उसको ऑब्सेशन हो रही है कि मेरे हाथ गंदे हैं. ठीक है, कंपल्शन के लिए वो हाथ धो रहा है और उसको लग रहा है कि फिर साफ़ नहीं हुए, वो फिर धो रहा है, फिर साफ़ नहीं हुए, फिर धो रहा है, फिर साफ़ नहीं हुए. और ये गुज़श्ता जब 15 से 20 दफ़ा चला तो फिर क्या हुआ? वो हाथ ज़ख्मी हो गए. जब हाथ ज़ख्मी होने शुरू हुए तो क्या हुआ? डेली लाइफ फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होगी, तो वो डिसऑर्डर में और आपकी साइकोपैथोलॉजी में यानी एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो ये आपको अब मेरा ख्याल समझ आ गई होगी OCD की. तो मैं आपको अब OCD की टाइप्स बता देता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएँ कि क्या क्या आप समझने डोमेन्स है जिसके अंदर OCD काम कर रही है. जो देखा गया है रिसर्च के मुताबिक अभी तक, एक तो टाइप है OCD की, उसको कहते हैं कंसर्न्ड विद चेकिंग. ठीक है, या आप कह लें कंसर्न्ड विद सेफ्टी, सेल्फ. एक OCD की टाइप ये है कि ऑब्सेशन किस तरह की हो रही है. ऑब्सेशन एक बात आपने याद रखी है अब कि ऑब्सेशन होगी तो कंपल्शन को लीड करेगी और वो मिला के डिस्ट्रेस कॉज करेंगे, तो ये डिसऑर्डर बनेगा. ठीक है, अच्छा, अब पहली टाइप मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसर्न विद चेकिंग या कंसर्न विद सेफ्टी. इसमें क्या होता है? इसमें जो भी पेशेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, उसको ये लगता है कि शायद मैं सेफ़ नहीं हूँ. ठीक है, अब उसकी ऑब्सेशन क्या है? उसे बार बार थॉट्स आ रही हैं या अर्ज हो रही है उसको कि यार मैं सेफ़ नहीं हूँ. मैं अपने घर में हूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुबह ऑफिस जाना है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार मेरा घर सेफ़ नहीं है, ये मेरी एक चीज़ है, मेरी बिलोंगिंग सेफ़ नहीं है. मैंने क्या किया?
अब अपनी इस ऑब्सेशन को ख़त्म करने के लिए मुझे एंजाइटी होने लगी, शदीद एंजाइटी, मार्क्ड एंजाइटी और फियर होने लग गया कि मैं पीछे से मेरे घर में चोरी ना हो जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, हर घर को ताला लगाया, हर कमरे को ताला लगाया, हर खिड़की को ताला लगाया, हर दरवाजे को ताला लगाया। लगाने के बाद मैं बाहर आया तो मुझे लगा नहीं यार, एक आधा ताला शायद रह गया। फिर मैंने ताले खोले, मैं अंदर गया, फिर मैंने दोबारा ताले लगाए, फिर बाहर आया तो मुझे लगा नहीं, ऊपर जो स्टोर है ना उसका शायद ताला खुला या उसका एक लॉक लगा, डबल होना चाहिए। फिर मैंने खोला, फिर मैं वापस गया, फिर मैंने स्टोर लॉक किया, फिर मैं वापस आया। इससे क्या हुआ, मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो गया, और जब मैं ऑफ़िस के लिए लेट हुआ तो अल्टीमेटली मेरी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई। जब डिस्टर्ब होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसकी एक टाइप होगी जो कि कंसर्न्ड है हमारी सेफ्टी के साथ, जिसको हम कंसर्न विद चेकिंग भी कहते हैं। दूसरा है जो फियर ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन आपकी सफाई से रिलेटेड है। वही बात कि मेरी अब ऑब्सेशन इसमें क्या है कि मैं साफ़ नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरा मुंह गंदा है, मेरे बाजू गंदे हैं, ये जो कमरा है ये गंदा है। मैं अब क्या करूँगा, बार बार मैं अपने हाथ धो रहा हूँ, निशान पड़ गए, मेरे हाथ ख़राब होने लग गए, मेरे हाथ, मुंह मेरा ख़राब, मेरी स्किन ख़राब होने लग गई। मैं फिर क्या करता हूँ कि नहीं यार, ये मेरे कमरे की दीवारें गंदी हैं, मैंने कमरे की दीवारें धोनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पेंट भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से दीवारें ख़राब होनी शुरू हो गई। अल्टीमेटली मुझे नुकसान होगा, मुझे दोबारा बनवानी पड़ेगी। ठीक है, या मैं अपने कमरे में सफाई करता जा रहा हूँ, मैं अपनी बेडशीट दिन में तकरीबन को 15 से 20 दफ़ा बदल रहा हूँ। ये क्या है, ये कंपल्शन है हमारी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो फंक्शनिंग है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है। अब ये सेम केस जब कोरोना नया आया तो मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ था, वहाँ पे मैं जाता था, ऑब्ज़र्व करता था, बैठता था। तो वहाँ पे एक केस था, वो केस यही था कि वो उनको लगता था कि उनको कोरोना हो जाएगा, कोरोना होके ठीक हो चुका हुआ था और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इम्यूनिटी के साथ उनको, लेकिन यही लगता था कि अब मुझे कोरोना हुआ तो मैं मर जाऊँगी। ठीक है, एज उनकी 40 थी, तो उनको यही लगता था कि अब मुझे कोरोना हुआ तो मैं मर जाऊँगी, और मेरे इर्द गिर्द हर तरफ जो है ना, आप समझ लें गंदगी है, मेरे हाथ गंदे, मेरी बेडशीट गंदी है। उनको लगता था कि मेरे ऊपर ही है कोरोना अब, तो उसकी वजह से वो पानी को भी धोती थी, पानी को भी भला धोया जाता है। उन्होंने 19 लीटर की बोतल ख़रीदी है, वो घर लेके आई है। सबसे पहले बाहर से उन्होंने क्या किया, उस बोतल को धोया है, धोने के बाद उन्होंने वो नेस्ले का पानी निकाला है, उस पानी को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद फिर उसको उसमें से फ़िल्टर में से गुजारने के बाद फिर भी उसको नहीं पिया कि नहीं ये गंदा है। ठीक है, तो क्लियरली उनका दिया था कि इनको OCD है। ठीक हो गया, तो ये हमारी दूसरी टाइप थी। इंट्रूसिव, इसमें वायलेंस और सुसाइड या फिर दूसरों को हार्म करने की थॉट्स आपको आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कंपल्शन है, मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार पेन की टिक टिक करता है ना, तो वो मुझे ट्रिगर कर जाती है। वो क्या, मुझे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि यार इसको बंद किया जाए, मुझे उससे एंजाइटी शुरू हो जाती है, अच्छी खासी शदीद एंजाइटी। ठीक है, ये तो होगी मेरी ऑब्सेशन। जब मुझे ऑब्सेशन हुई, मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, पीछे मेरी बैठी है कुलीग, टिक 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 करी जा रही है, और मुझे क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ यार मुझसे मज़ीद काम नहीं हो रहा, मैंने उठ के उसको रख के एक थप्पड़ लगा दिया, बेचारी का दांत टूट गया फॉर इंस्टेंस। या मैं कर रहा हूँ और उसने उठ के मुझे थप्पड़ लगा दिया और मेरा को जो है ना सर मुँह खोल दिया। तो ये क्या हुआ है, आपने दूसरों को हार्म कर दिया। ठीक है, जब इसमें वायलेंस आ गया, हार्म आ गया, तो ये हमारी इंट्रूसिव टाइप होगी। फोर्थ टाइप इसकी है, इसको कहते हैं सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि आपकी थॉट्स आपको ये आती हैं कि यार ये चीज़ें मेरे सामने जो है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं पड़ी हुई, ये ठीक नहीं पड़ी हुई। जैसे मेरा कमरा है, तो मेरे कमरे की बेडशीट सीधी नहीं है, इसमें सिलवट है। अब आप कितनी सिलवटें निकाल लेंगे, मैंने सारी बेडशीट सही की, सिलवट निकाली कि अब मेरा बेड बिल्कुल ठीक है। मैं उस पर बैठा तो फिर ख़राब होगी, फिर मैं खड़ा हो गया कि नहीं इस पर तो सिलवट है, मुझसे तो ऐसे बैठे नहीं जा सकता। फिर मैंने ठीक किया, फिर बैठा, फिर ख़राब होगी, फिर मैंने ठीक किया, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, मैं कमरे में आया, मैंने देखा यार इस वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ, मेरे लेफ़्ट पे बेड है, राइट पे मेरा स्टडी टेबल है, एक बीन बैग पड़ा हुआ है, ऊपर मेरी तस्वीरों के फ्रेम है। इस तरह करके एक मेरे कमरे की सिमेट्री बनी हुई है। इधर दीवान पड़ा हुआ है, उधर मेरी वार्डरोब है। मैं ये देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मेरा बीन बैग इधर नहीं इधर होता था, मैंने उधर से उठा के उसको उधर रखा, यार ये इधर होता था, लेकिन ये अभी 1 मिलीमीटर का फ़र्क है, ये थोड़ा और उधर होता था, मैंने थोड़ा और उधर किया, तो मैंने कहा नहीं अभी भी कुछ माइनर सा फ़र्क है। तो इसी चक्कर में मैं जब ये चीज़ों को इतना ज़्यादा रिपीट करूँगा, जब बार बार थॉट आएगी, ऑब्सेशन होगा, मैं कंपल्शन करूँगा, और वो दोनों मिला के फिर डिस्ट्रेस कॉज करेंगे, तो वो OCD बनता है। मेरा ख्याल है आपको अब अच्छे से समझ आ गई होगी कि OCD क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि हमने इसको डायग्नोस किस तरह से करना है कि एक पेशेंट में OCD है। DSM क्या कहता है?
अगेन सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जब भी आपने डायग्नोसिस करना है फीचर क्राइटेरिया, तो आपको सिम्टम्स की सिविरिटी प्लस ड्यूरेशन टाइम उसका पता होना चाहिए। इसका टाइम है मोर देन इक्वल टू 2 सक्सेसिव वीक्स, कि 2 हफ्ते आपको लगातार कम से कम ये सिम्टम्स शो होने चाहिए। उसके साथ साथ दिन में कम से कम आपका 1 से लेकर 3 घंटे तक इन चीज़ों को करने में गुजरने चाहिए, कि सारे दिन में 1 से कम से कम 1 घंटा, 1 से 3 घंटे आपके जो हैं इस चीज़ में ज़ाया हो रहे हैं टोटली, कि मैंने 1 से 3 घंटे सिर्फ बेडशीट ही ठीक की है, 1 से 3 घंटे मैंने कमरे की सफाई की है, 1 से 3 घंटे मैंने सिर्फ हाथ ही धोए हैं। तो 1 से 3 घंटे दिन में मेरा OCD के सिम्टम्स ले रहे हैं, और ये सारा का सारा कम से कम भी 2 सक्सेसिव वीक्स तक चल रहा है। देन यू कैन गिव द डायग्नोसिस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। DSM क्या कहता है जी, कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन, कंपल्शन और बोथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने बता दिया जी कि ऑब्सेशंस आर डिफाइंड बाय 1 एंड 2 उसने 2 लिख दिए। एक तो उसने कहा जी कि रिकरेंट एंड परसिस्टेंट थॉट्स। रिकरेंट का मतलब है बार बार आना, और परसिस्टेंट का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड, लंबी। थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस दैट आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एट सम टाइम ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस। और इंट्रूसिव मैंने अभी आपको बता दिए, अनवांटेड ये भी मैंने आपको बता दिए, कॉज मार्क्ड एंजाइटी एंड फियर ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जो DSM कह रहा है हमें। ठीक है, सेकंड पे वो डिफाइन कर रहा है दोबारा से ऑब्सेशन को। वो कह रहा है पर्सन अटेम्प्ट्स टू इग्नोर और सप्रेस सच थॉट्स, अर्जेस, इमेजेस और जो भी चीज़ें हैं, वो कहता है कि जो उसको ऑब्सेशन आ रही है ना, वो क्या करता है, उन ऑब्सेशन से बचने की कोशिश करता है। अभी आप ज़रा पहले सेमेस्टर में चले जाए ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें याद हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमने सिगमंड फ्राइड के जो हैं डिफेंस मैकेनिज़म्स पढ़े थे। उन डिफेंस मैकेनिज़्म का क्या मकसद है? डिफेंस मैकेनिज़्म का मकसद है कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको फियर हो रही है, वो उससे आपको बचाता है, डिफेंस करता है। इसी तरह जब OCD के पेशेंट को ऑब्सेशन हो रही है, ऑब्सेशन से बचने के लिए वो कंपल्शन करता है। ठीक है, यही DSM ने सेकंड पॉइंट में क्राइटेरिया एक है, जो सेकंड पॉइंट है, उसने यही कहा कि एनी इंडिविजुअल और पर्सन अटेम्प्ट्स टू इग्नोर और सप्रेस सच थॉट्स, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, और उसके लिए फिर वो एक्शन करता है। जैसे मुझे बार थॉट तंग कर रही है, हाथ गंदे हैं, तो उस थॉट को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने हाथ धोए हैं। अब असूलन तो उस थॉट को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वो थॉट ख़त्म हो जाए तो फिर ये डिसऑर्डर नहीं है। यही तो एक नॉर्मल बात है ना, किसी के भी हाथ गंदे हो, हाथ धो लेता है, सफाई होनी चाहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। ठीक है, लेकिन वो फिर एंजाइटी और फिर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई है कि नहीं हाथ गंदे हैं, तो वो फिर चलता जा रहा है और फिर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है। उसके बाद DSM का क्राइटेरिया ए में ही वो डिफ़ाइन कर रहा है कंपल्शंस को, कि कंपल्शंस क्या हैं। कंपल्शंस आर डिफाइंड बाय 1 एंड 2। 1 में वो कह रहा है जी रेपिटेटिव बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल हैंड वॉश, और मेंटल एक्ट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है इस तरह, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई दुआ पढ़नी शुरू कर दी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इतना कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। अब मेरी कंसंट्रेशन किधर होनी चाहिए? सारी की सारी मेरी कंसंट्रेशन उस एकेडमिक कंटेंट पे होनी चाहिए जो मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मेरी इंस्ट्रक्टर मुझे पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। अब मुझे एक ऑब्सेशन आई, मुझे किसी थॉट ने, अर्ज ने तंग किया, कोई इमेज ने तंग किया, तो मैंने उसको, कंपल्शन मेरी क्या थी कि मैंने कोई स्पेसिफ़िक दुआ, कोई स्पेसिफ़िक वर्ड्स कोई मैंने अपनी उसके लिए, डिफेंस के लिए बोलने शुरू कर दिए। अब 1 दफ़ा, 1 मिनट, 2 मिनट, फॉर एग्जांपल मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ, तो मैंने 1 दफ़ा पढ़ ली, 2 दफ़ा पढ़ ली, या अगर मैं वो पढ़ भी रहा हूँ तो मेरे दिल में है, मुझे पता है कि अच्छा यार मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, या इस तरह मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ वो चीज़ जो है ना बार रेपिटेटिवली बोलनी शुरू कर दी, कि वो 1 घंटा सब कुछ छोड़ के क्लास के टाइम में मैंने सिर्फ वो कोई दुआ, कोई वर्ड्स जो मैं बोले हैं वही बोलता क्या हूँ। ठीक है, तो ये DSM कह रहा है। सेकंड पे वो डिफाइन कर रहा है जी कि दे आर एम्ड टू रिड्यूस एंजाइटी, डिस्ट्रेस और प्रिवेंटिंग सम, वही बात आ गई सारी की सारी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यंग चिल्ड्रन में नॉट बी एबल टू आर्टिकुलेट। ठीक है, साथ ही साथ वो चिल्ड्रन की भी बात बता देता है कि वो इस तरह से इसको जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। ठीक है, ये इसका डायग्नोसिस क्राइटेरिया था ए। अब हम बी पे जाते हैं। बी में वो कह रहा है जी कि ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग पर डे आपका होना चाहिए मोर देन इक्वल टू 1 आवर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस सब से क्या होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में? क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूट टू
हाँ देखो ना, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसमें मेडिकन कह रहा हूँ, मेडिसिन भी आ जाएगी, और आपका सारा का सारा जो ड्रग एब्यूज़, इंटॉक्सिकेशन, वो भी आ जाएगी, और मेडिकल कंडीशंस भी आ जाएंगी। क्राइटेरिया डी में एक बहुत ही उसने इंटरेस्टिंग बात कह दी, क्योंकि ओसीडी के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी बहुत हैं, इसमें आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी काम आएंगे। उसने कह दिया कि द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 डिसऑर्डर्स उसने आपको क्राइटेरिया डी में बता दिए कि इनकी वजह से अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप ओसीडी का डायग्नोसिस नहीं देंगे। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो उसने कहा जी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव वरी। ठीक है, अगर तो आपको पहले एक्सेसिव वरी है और उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो आप फिर क्या करेंगे? ओसीडी का डायग्नोसिस नहीं देंगे, आप जनरलाइज एंजाइटी का देंगे, अगर तो वो ओसीडी का क्राइटेरिया पूरी तरह मैच नहीं कर रहा। सेकंड भी उसने हेयर पुलिंग बता दी है। अगर तो आपका वो है स्पेसिफिक, अगर आपका कंसर्न अपने बालों के साथ है और आप बाल खींचते हैं और आप उसको कह रहे हैं कि ये भी चलो हमारी जो है ऑब्सेशन में आ रही है, लेकिन ऑब्सेशन में आ रही है लेकिन सारा का सारा ओसीडी का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, तो ऑफ कोर्स आप उसको हेयर पुलिंग का डायग्नोसिस देंगे, ओसीडी का नहीं देंगे। फिर स्किन पिकिंग है, ठीक है, जैसे हेयर का था इसी तरह स्किन है, तो क्राइटेरिया ओसीडी का नहीं मैच हो रहा तो आप स्किन पिकिंग का देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आपका स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, आपकी अगर रिचुअलाइज्ड हैबिट है कोई खाने की, जो आप कहते हो नहीं ये मैंने खाना है, बार बार खाना है, तो आपने ये देखना है कि क्या ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर आपको उस चीज़ का ऑब्सेशन हो रहा है, फिर कंपल्शन हो रही है, और ये आपका दिन में 1 से 3 घंटा ले रहा है और ये गुज़श्ता 2 वीक से चल रहा है, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये अब ओसीडी का क्राइटेरिया मीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या ये किसी आप कह लें कि सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है, जिसके अंदर आपके ड्रग्स आ जाते हैं। फिर ये इलनेस एंजाइटी की वजह से तो नहीं है, ठीक है, जिसको आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन हैविंग एन इलनेस, कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी वजह से एंजाइटी तो नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद है आपका जिसको आप पैराफिलिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर आपकी सेक्सुअल अर्जेस और फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। अब अगर आपको सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या आप उसके कंपल्शन में क्या कर रहे हैं? वो करने के बाद आपको डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है, और क्या वो आप दिन में 1 से 3 घंटे उस पर लगा रहे हैं, क्या आप वो बार बार कर रहे हैं? ठीक है, क्या ये 2 हफ्ते तक चल रहा है? अगर तो ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है फिर आप ओसीडी का डायग्नोसिस देंगे, वरना आप पैराफिलिक का ही देंगे। फिर इम्पल्सिव डिसऑर्डर है, मैंने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है, उसके बाद आपके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या दिया, आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। मेजर डिप्रेसिव में क्या होता है कि आप तंग आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो इरिटेशन किस वजह से होती है वो सारा आप एमडीडी याद करें ना तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें साइकोटिक फीचर्स आपके जितने हैं, जिसके अंदर हेलुसिनेशंस आ जाती हैं, आपकी डिल्यूजन्स आ जाती हैं। अब आपने देखना है कि हेलुसिनेशंस हैं या फिर ओसीडी विद पुअर इंसाइट है, या आपका जो एब्सेंट इंसाइट वाला स्पेसिफायर है उसके साथ है। तो बड़ा कीनली आपने दोनों को ऑब्जर्व करना होता है। हेलुसिनेशन अगर आप देखते हैं, आप साइकोटिक फीचर्स देखते हैं, तो उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया की बाकी क्राइटेरिया भी मीट होना चाहिए। जैसे वो कहता है कि 5 में से आपकी इतने होने ज़रूरी हैं, ठीक है ना, एक क्राइटेरिया जो स्किज़ोफ्रेनिया का है। तो अगर वो नहीं पूरा हो रहा सिर्फ ये है, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई कि ओसीडी का पेशेंट है विद नो इनसाइट या विद एब्सेंट इनसाइट, स्पेसिफाई करके। उसके बाद आपका एएसडी है, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम आपको पता है क्या होता है, ये मैंने आपको पीछे भी 2-3 के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पढ़ाया, तो अब आप इसको खुद से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, डीएसएम में भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखा हुआ है, किस किस के साथ लिखा हुआ है वो सारा आपने पढ़ना। फिर 2 स्पेसिफायर्स आपने याद रखने हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बातों में बता दिए, फिर भी 3 स्पेसिफायर्स हैं। एक है कि विद गुड और फेयर इंसाइट, इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज दैट ओसीडी बिलीव्स आर डेफिनेटली और प्रोबेबली नॉट ट्रू, दैट मे बी ट्रू, नॉट बी ट्रू। उनको पता होता है जो गुड इंसाइट के साथ है कि यार ये जो मुझे थॉट्स आ रही हैं ये ट्रू नहीं है, या ये ट्रू हो सकती हैं या ट्रू नहीं भी हो सकती, तो उनको पता होता है कि उनको ओसीडी है। ठीक है, उनके जो बिलीव्स हैं वो सही नहीं हैं। सेकंड पे आता है विद पुअर इंसाइट। ठीक है, अब इसमें बंदा सोच रहा होता है अभी कि यार ये मेरे बिलीव्स ठीक हो सकते हैं, ये ठीक है ना, अभी पूरी तरह उसमें आमादा नहीं हुआ था। थर्ड पे है एब्सेंट इंसाइट। ठीक है, इसको डिल्यूजन बिलीव्स भी कहते हैं। उसमें तो वो कहता है कि एब्सोल्युटली माई बिलीव्स आर ट्रू,
आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो OCD, वट एवर, कोई भी बीमारी जो आप नाम लेते हैं ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है, मेरे बिलीव सारे के सारे सच हैं। तो उसको आप फिर अगर तो OCD का क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो फिर आप कहेंगे कि पर्सन विद OCD, स्पेसिफायर लगाएंगे विद एब्सेंट इनसाइट, ठीक है। अगर तो वो साइकोटिक का मैच कर रहा है क्राइटेरिया तो फिर आप उसको स्किज़ोफ्रेनिक में लेके आएंगे। इसकी टियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे MDD की बहुत इंपॉर्टेंट थी, सोशल एंजाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आपने इसकी भी देखनी। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर में आपने ये देखना है कि जो ट्विन्स पैदा होते हैं ना, 2 तरह के ट्विन्स होते हैं, आपको पता है, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, जिनको हम मोनोजाइकोटिक भी कहते हैं और डाइजाइकोटिक भी कहते हैं। जो मोनोजाइकोटिक है ना, उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं OCD होने के, क्योंकि उनका जो जेनेटिक पैटर्न है वो सेम होता है, ठीक है। वैसे तो अभी तक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लग सकी OCD की क्या है, लेकिन जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे, रिसर्च की बेसिस पे अभी तक देखा गया वो यही है। फिर फैमिली स्टडीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर क्या है जी कि हाई रेट्स, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हैं अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को है, ठीक है। फिर अर्ली ऑनसेट के साथ आपकी जेनेटिक लोडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अर्ली ऑनसेट OCD एसोसिएटेड विद आपका एक डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है बेसिकली, उसे कहते हैं टॉरेट सिंड्रोम। जब टॉरेट सिंड्रोम होता है, अब ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बहुत हल्का फुल्का पता है, DSM में भी उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो जब ये होता है तो इसके बाद होने के OCD के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बात आप इस तरह से याद रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा है कि आप इसको रिसर्च करें तो फिर आप इसको देख लीजिए और मुझे भी बताइएगा कि ये बीमारी क्या है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या आता है, आप देख लेते हैं कि ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है। ब्रेन के 3 पार्ट्स आपने याद रखने, एक ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स है, एंटीरियर कॉर्टेक्स है। ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या होती है, आपकी हाइपर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपका OCD कॉज होता है। फिर जो आपके ब्रेन का सर्किट है उसकी फंक्शनिंग अप्रोप्रिएट नहीं होती, आपकी जो नॉर्मल इनहिबिटेशन है वो नहीं होती। तो ये कुछ बहुत ही मुख्तसर से बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो OCD कॉज करते हैं। फिर इसके अंदर अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो जो भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर क्लोमिफेरिन है वो रिड्यूस हो जाता है OCD के पेशेंट्स में। इन्वायरमेंटल अगर आप देखें फैक्टर्स तो फिर फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ अगर बचपन में हुआ है, कोई शदीद ट्रोमेटिक इवेंट हुआ है, स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, सेपरेशन देखी है, डेथ देखी है, तो भी वो कॉज कर जाता है